बहू, मैं अपने बेटे से भरण पोषण मांगने का हक रखती हूँ। रचना अंदर कमरे में तैयार हो रही थी और मयंक उसका बाहर इंतजार कर रहा था। घड़ी की तरफ देखते हुए उसने रचना को आवाज़ लगाई। अरे मैडम, और कितनी देर लगेगी? पार्टी खत्म हो जाएगी तब आओगी क्या? हाँ हाँ, आ रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? अब तैयार भी ढंग से ना हूँ क्या? रचना तैयार होती होती अंदर कमरे में से ही बोली। अब देख लो, तुम्हारा ही मायका है। वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें इतना लेट लेकर आया हूँ? कहीं ये ही ना सोच लें कि तुम्हें मायके नहीं आने देता। मयंक ने सोफे पर बैठते हुए कहा तो रचना ने अंदर से ही जवाब दिया। अरे जनाब, अगर अच्छे से तैयार होकर नहीं जाऊंगी तो वो लोग ये भी कह सकते हैं कि तुम मुझे ढंग से नहीं रखते हो। फिर ना कहना कि तुमने तो अपने मायके मेरी हंसाई करा दी। और जोर से हंस दी। मयंक भी मुस्कुराकर रह गया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो रचना ने अंदर से मयंक को आवाज़ लगाई। मयंक, ज़रा देखना तो कौन आया है। जैसा आप कहें मालकिन, कहता हुआ मयंक उठा और जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने कोई कुरियर वाला खड़ा था। उसने मयंक को देखते ही उससे पूछा, मिस्टर मयंक के नाम कोरियर है, क्या वो यहीं रहते हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। लाओ दो भाई, किसने क्या भेजा है, ज़रा देखूँ तो। कोरियर वाले ने उसे वो कोरियर पकड़ाया, उसके सिग्नेचर लिए और वहाँ से निकल गया। मयंक कोरियर खोलकर देखने लगा तो उसके नाम एक नोटिस था, जिसे पढ़ते ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। तभी अंदर से आते हुए रचना ने कहा, लो हो गई तैयार, बस अब निकलते हैं। वैसे कौन आया था मयंक? पर मयंक ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी वो उस पेपर को दोबारा पढ़ रहा था। उसे बिल्कुल चुप देखकर रचना ने फिर पूछा, क्या हुआ मयंक? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ऐसे क्या आंखें फाड़कर इस पेपर को पढ़ रहे हो? अब देर नहीं हो रही है क्या? मयंक ने रचना की तरफ देखा और वो पेपर उसके हाथ में पकड़ा दिया। रचना ने भी उस पेपर को पढ़ा तो उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा और वो मयंक से बोली, ये औरत ऐसा कैसे कर सकती है? बिल्कुल चैन नहीं है इसे। खुद की जिंदगी तो सुख चैन से जी ली, अब हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना रखा है। पूरा मूड अपसेट कर दिया। कह देती हूँ, एक पैसा नहीं देने वाली मैं उस औरत को। मयंक अब भी चुप ही खड़ा था। उसको चुप देखकर रचना भड़कते बोली, अब बोलो भी, करना क्या है? मैंने पहले ही कहा था कि रबड़ को भी उतना ही खींचो जितना वो खींच सके, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पूरा रबड़ तोड़ने की लगी थी। अब मुझसे क्या पूछ रही हो कि करना क्या है? मयंक ने भी भड़कते हुए कहा। मयंक के चिल्लाने पर रचना भी गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर कमरे में चली। दोनों ने अपना जाना कैंसिल कर दिया। थोड़ी देर बाद मयंक उस नोटिस को लेकर कमरे में गया और रचना से बोला, अब बैठी क्या हो, चलो मामा जी के घर चलते हैं। मुझे नहीं जाना तुम्हारे मामा के घर पर, और उस औरत की शक्ल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं देखनी। पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। कोर्ट के चक्कर लगाओ, उससे बेहतर है मामा जी के घर चले चलो। मयंक में जब दो टूक बात की तो रचना मन मारकर उठी और मयंक के साथ उसके मामा जी के घर के लिए रवाना हो गई। कार चलाते समय मयंक को याद हो आया अपना बचपन, जो कि काफ़ी गरीबी और तंगहाली में गुजरा था। पिता की जब मौत हुई थी तो ले देकर उनके पास 2 कमरे का घर था। माँ विमला भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इस कारण वो दूसरों के घर खाना बनाने का काम करने लगी। हालांकि उसके नाना जी ने काफ़ी कहा कि मयंक को हम रख लेंगे और तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते हैं, पर मयंक के लिए वो तैयार नहीं हुई। मयंक पढ़ने में अच्छा था, इसलिए वो उसमें ही अपना भविष्य देखती थी। उसे पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अकेले ने मेहनत की मयंक को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में। उसके ननिहाल का बहुत योगदान रहा इन सब में। नाना नानी के बाद मामा मामी ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आखिर सबकी मेहनत रंग लाई और वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा गया। नौकरी लगने के साथ ही विमला ने अपने बेटे मयंक के लिए रचना को पसंद कर लिया और उसे अपने घर की बहू बनाकर अपने घर ले आई। मयंक ने काफ़ी मेहनत करके अपना बड़ा सा मकान भी बना लिया। 2 साल बाद दोनों एक बेटे के माता पिता भी बन गए। कहते हैं, जब सब कुछ अच्छा होता है तो इंसान का दिमाग भी घूमता है। अब रचना का स्वभाव
बदलने लगा था। उससे विमला जी की सेवा नहीं होती थी। बात बात पर उन्हें ताने सुनाना उसकी आदत हो चुकी थी। धीरे धीरे उसने मयंक को भी अपने ही रंग में रंग लिया। लेकिन हालात तब ज़्यादा बिगड़ गए जब 4 महीने पहले मामा जी की मृत्यु हुई। इधर विमला जी तो अपने मायके आई हुई थी, उधर रचना ने उनके आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। रचना जानती थी कि विमला जी को सबसे बड़ा संबल अपने मायके वालों का था, पर अब मायके में ही कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि मामा जी तो अब रहे नहीं। तो जब 15 दिन का सारा कार्यक्रम निपटा तो रचना ने मयंक से कहकर विमला जी को वृद्ध आश्रम ही भेज दिया। पर अब 6 महीने बाद विमला जी की तरफ से नोटिस मामा जी के बेटे राघव ने भेजा था। दोनों इसी बात को लेकर सख्ते में आ चुके थे। मतलब माँ राघव भैया के पास उनके घर पर है। सोचते सोचते मामा जी का घर भी आ गया। वहाँ पहुँचे तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। राघव और माँ बाहर सोफे पर ही बैठे हुए हैं। मयंक और रचना को आया हुआ देखकर राघव मुस्कुराकर बोला, हमें पता था कि तुम लोग ज़रूर आओगे, इसलिए तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। राघव को इग्नोर करते हुए मयंक माँ से बोला, माँ यह सब क्या है? आपने अपने ही बेटे को नोटिस भेज दिया। माँ उसकी तरफ देखते हुए बोली, इसमें गलत क्या है मयंक? मैंने तो नोटिस ही भेजा है, तुमने तो मुझे वृद्धाश्रम भेज दिया था। यह तो शुक्र मनाओ कि मेरे भाई की छमाई थी तो मेरा भतीजा वृद्धाश्रम में उस दिन लोगों को खाना खिलाने गया था जहाँ मैं उसे मिल गई, नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी वृद्धाश्रम में ही बीतती। तभी रचना बोली, हाँ तो शौक से रहिए ना अपने मायके में, हमारी छाती पर मूंग क्यों दल रही हैं आप? मेरे मायके वालों को तो मैं अखड़ नहीं रही हूँ बहू, वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। कम से कम मेरी किस्मत इतनी अच्छी तो है, लेकिन मुझे भी तो रहने के लिए अपनी छत चाहिए, अपने खर्च के लिए पैसे चाहिए। जब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसको पालने पोसने में लगाई है तो उसका हर्जाना दूसरों से क्यों मांगूं? मयंक के कुछ कहने से पहले ही रचना बीच में बोल उठी, किस चीज़ के पैसे दें आपको? आपके पास था ही क्या? कोई प्रॉपर्टी नहीं थी आपके पास, और मकान भी हमने बनवाया है। मयंक पति है मेरा, एक पैसा नहीं देने दूं मैं आपको। बहू तेरा पति तुझे मुबारक हो, मुझे तो मेरे भरण पोषण के पैसे चाहिए। भीख नहीं मांग रही हूँ, हक मांग रही हूँ। तुम लोग खुद नहीं दोगे तो कोर्ट जाकर लूँगी, पर लूँगी ज़रूर। आखिर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी स्वाहा की है इसके लिए। चाहती तो मैं भी दूसरी शादी कर सकती थी, पर इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। रचना भी कहाँ चुप रहने वाली थी, बात को पलटते हुए बोली, आखिर आप भी दुनिया वालों के भड़काने में आ गई। अरे ये लोग तो पराए हैं माँ जी, लेकिन हम तो आपके अपने थे। आप हम लोगों से कोर्ट के चक्कर लगवाओगी? उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराते हुए बोली, वाह बहू, आज ये पराए हो गए और तुम अपनी, जबकि तुम भूल गई मुझे घर से भी तुमने ही निकाला था। दर बदर की ठोकर खाने के लिए मुझे छोड़ दिया। यह तो भला हो इन लोगों का कि इन लोगों ने मुझे घर में जगह दी। तब तुम्हें याद नहीं आया था कि जो तुम काम कर रही हो वो कोर्ट से चक्कर लगाने के लायक ही है। तभी राघव बोला, देख मयंक, मुझे रचना से कोई बात नहीं करनी। अब तू बता, बाहर ही सेटलमेंट करेगा या कोर्ट चलेगा? तुम लोगों को बुआ को घर में रहने के लिए छत देनी ही पड़ेगी, भरण पोषण के पैसे देने पड़ेंगे, उनके खर्चे उठाने पड़ेंगे, नहीं तो हम कानून का सहारा ले रहे हैं। और तुम पढ़े लिखे हो, कानून तुम भी जानते हो, क्या होगा तुम्हें भी अच्छे से पता है। इससे पहले रचना कुछ कहती, मयंक ने उसे इशारा करके चुप करा दिया और राघव ने बोला, ठीक है मैं तैयार हूँ, क्या चाहते हैं आप? ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बुआ को रहने के लिए अपने घर में कमरा देना पड़ेगा, साथ ही उनके गुजर बसर के लिए भरण पोषण देना पड़ेगा। जब घर में ही रह रही है तो गुजर बसर के लिए अलग से पैसे क्यों? बीच में ही रचना बोल पड़ी। तभी माँ बोली, बहू मैं वहाँ रहूँगी ज़रूर, पर अपना खाना पीना खुद ही कर लूँगी, मुझे तेरे टुकड़ों की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार पूरा मामला कोर्ट के बाहर ही सेटल किया गया, जिसके तहत विमला जी को घर में रहने के लिए 2 कमरे दे दिए गए और भरण पोषण और बाकी खर्चा मयंक को ही उठाना पड़ा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या विमला जी ने सही किया? आपकी क्या राय है? और रचना जैसी बहू के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।